नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास शो में। दुनिया में बहुत से दंपति ऐसे हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता। लाख कोशिशों के बावजूद, तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद भी कई महिलाओं की गोद सूनी रह जाती है। ऐसे में IVF तकनीक एक उम्मीद की किरण बनकर उनके सामने आई है। IVF एक फर्टिलिटी प्रक्रिया है जिससे कई परिवारों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। समय के साथ साथ IVF ट्रीटमेंट में नई तकनीक का विकास हुआ है, लेकिन आज भी IVF से रिलेटेड लोगों के मन में कई मिथ्स भी हैं। और आज हम इसी से जुड़ी गलतफहमियों की और सटीक जानकारी पर चर्चा करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, IVF स्पेशलिस्ट, सुनीता IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर एंड राजेंद्र नगर हॉस्पिटल, लखनऊ। डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर एंड लीडिंग IVF स्पेशलिस्ट, प्रवी IVF कानपुर। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा पहला सवाल डॉक्टर सुनीता आपसे है। IVF के बारे में सबसे आम गलतफहमियां कौन सी है जिनका सामना एक डॉक्टर के तौर पर आपको करना पड़ता है, और आप उसका समाधान कैसे करती हैं? आपने बहुत सही सवाल पूछा कि IVF में क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या क्या मिथ्स हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। सबसे पहले, IVF बहुत पेनफुल है, IVF बहुत कॉस्टली है, IVF में 100% बेड रेस्ट की जरूरत है, IVF में सिर्फ लड़का ही पैदा होता है या सिर्फ लड़की ही पैदा होती है या ट्विंस ही पैदा होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है। IVF केवल बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए है, IVF केवल महिलाओं के ट्रीटमेंट के लिए है। तो मैं एक के बाद एक पर जवाब देती हूँ। तो IVF में बेड रेस्ट नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल डे केयर प्रोसेस है। आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कराइए और घर जाइए। IVF में हॉस्पिटलाइज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी दिन ऐसा नहीं है कि IVF में आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े। जिस दिन हम पिकअप करते हैं उस दिन भी 2 से 3 घंटा रोकते हैं, और जिस दिन ट्रांसफर करते हैं उस दिन भी 2 से 3 घंटा रोकते हैं। IVF में बेटी बेटा या ट्विंस होना, यदि हम सिंगल ब्लास्ट ट्रांसफर करते हैं तो एक ही होगा, और यदि 2 ट्रांसफर करते हैं तो कभी कभी ट्विंस आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि IVF में नॉर्मल की अपेक्षा ट्विंस होने की संभावना ज्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्विंस ही होंगे। लड़का लड़की चूज करना IVF में हमारे यहाँ इंडिया में संभव नहीं है, क्योंकि ये लीगल नहीं है। IVF बहुत कॉस्टली प्रोसेस नहीं है। यदि आप ऐसे देखें, नॉर्मली जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप लगातार पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन आप टुकड़ों में करते हैं, और यहाँ पर एक मुश्त आपको 1.5 लाख के आसपास देना होता है। तो इसलिए आपको लगता है कि ये कॉस्टली प्रोसेस है। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि IVF में सारी ही चीजें बहुत कॉस्टली है, जैसे कि लगने वाले इंजेक्शन जिनसे अंडे बनाए जाते हैं, जैसे कि लैब में यूज होने वाले उपकरण और लैब में यूज होने वाली चीजें, ये सारी ही बहुत महंगी होती है, जो हम सिर्फ एक मरीज में एक ही बार इस्तेमाल करते हैं। इसी की वजह से IVF की प्रक्रिया कॉस्टली हो जाती है। IVF में हमेशा सिजेरियन ही होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिजेरियन के इंडिकेशंस जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले लोगों के लिए होते हैं, वैसे ही IVF प्रेगनेंसीज में भी होते हैं। हाँ, जैसे उम्र ज्यादा है, 40 के आसपास है, उसके बहुत सारे बच्चे खराब हो चुके हैं, पेशेंट को डायबिटीज है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, मतलब कि कोमॉर्बिडिटी साथ में है, तब ये होता है कि नहीं ठीक है, रिस्क नहीं लेना है, प्लान सिजेरियन कर देते हैं। हमेशा IVF में प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, बच्चे को NICU में ज्यादा रहना पड़ता है। नहीं, ये भी एक मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे बच्चे IVF के NICU में ही जाते हैं। तो IVF के मिथ तो बहुत सारे हैं, और इन सब के समाधान के लिए सही ये है कि डॉक्टर को पेशेंट से बात करना है, पेशेंट अपने सवाल डॉक्टर को बताए, उनका सही समाधान सुने, और तब आगे की प्रक्रिया पर जाए, और तब IVF के बारे में सोचे और उसको अपनाएं। अगर सेफ्टी की बात करें तो मेरा अगला सवाल डॉक्टर मोनिका आपसे है। IVF की प्रक्रिया कितनी सेफ और कंफर्टेबल है? IVF जब स्टार्ट हुआ था कई सालों पहले, तब होता क्या था कि हमने इंजेक्शंस लगाया, एम्ब्रियोज को बनाया, और हमने उसी महीने यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। उस वजह से कई बार इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट से ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम नाम का एक साइड इफेक्ट होता था।
वो होता था इंजेक्शंस के इफेक्ट से। जब ज्यादा अंडे बन जाते थे तो उसका एक साइड इफेक्ट बॉडी में होता था। बट जैसे जैसे आईवीएफ एडवांस हुआ, इवॉल्व हुआ और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए, तो आया एक टेक्निक जिसके हम कहते हैं विट्रिफिकेशन, फ्रीजिंग। मतलब हम भ्रूण को फ्रीज करके रख देते हैं। हम एग्स निकालते हैं, एम्ब्रियोज को बनाते हैं और हम फिर 1 से 2 महीने का गैप दे करके जब ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल साइज में आ जाती हैं तो उन फ्रोजन एम्ब्रियोज को हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। इस टेक्निक के बाद से वो जो हाइपर स्टिमुलेशन का प्रॉब्लम था वो भी लगभग 0 के बराबर हो चुका है। तो आईवीएफ इज एन एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर। इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जब इंजेक्शंस लग रहे होते हैं तब पेशेंट्स को कभी कभी गैस्ट्राइटिस, लेग में पेन होना, हेडेक, मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी हो सकती है, बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोई भी कैंसर या कोई भी लॉन्ग टर्म बीमारी का कहीं भी कोई डर या शक नहीं होता। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुनीता आपसे है। आईवीएफ केवल बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए ही है? सही मायने में आईवीएफ उपचार से किसे लाभ हो सकता है? तो आईवीएफ केवल बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए है, ये तो एक बहुत ही बड़ा मिथ है। आईवीएफ इनफैक्ट जितनी जल्दी और प्रॉपर एज में कराया जाए उतना सही है, क्योंकि ये सबको पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अंडों की मात्रा कम होती जाती है, अंडे की क्वालिटी खराब होती जाती है, और जब ये कम होगा, खराब होगा, तो भ्रूण अच्छा नहीं बनेगा, और जब भ्रूण अच्छा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो जो सरकार ने एक उम्र फिक्स की है वो है महिलाओं की 21 से 50 और पुरुषों की 21 से 55। तो ये तो एक एज ग्रुप दिया गया है कि इस एज ग्रुप के अंदर 21 से पहले नहीं करा सकते, 50 के बाद नहीं करा सकते, और आदमी यदि 55 है तो हम आईवीएफ नहीं कर सकते। पर आईवीएफ की सफलता का जो निर्णय है, अब आईवीएफ की सफलता जो निर्भर करती है वो महिला की एज पर सबसे ज्यादा करती है। तो यदि एज 35 के अंदर है तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। 35 के ऊपर होने से ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं आती है, लेकिन नंबर ऑफ एग्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कम हो जाते हैं और उनकी क्वालिटी खराब होती जाती है। तो या तो प्रेगनेंसी आती ही नहीं है और या फिर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। तो ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए नहीं, जब जरूरत है। यदि आपकी शादी, आपकी उम्र 30 साल है और आपकी शादी के 7-8 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, आपको बताया गया है कि आपकी नलियां दोनों बंद है या मेल फैक्टर है, तो आप प्लीज आईवीएफ की तरफ प्रोसीड करें। इससे पहले कि आपके एग्स कम हो जाएं या खत्म हो जाएं, आप सोचें अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी तो मैं बाद में आईवीएफ कराऊंगी। तो ये वाला मिथ सबको दूर करना बहुत जरूरी है कि आईवीएफ केवल ज्यादा उम्र की महिलाओं को हो सकता है। हाँ, जब से आईवीएफ आया है तब से एक बहुत अच्छी चीज जो हुई है वो ये कि जो 40 के ऊपर की महिलाएं हैं या जिनका किसी भी वजह से अर्ली मेनोपॉज हो चुका है वो भी आईवीएफ से गर्भ धारण कर सकते हैं। तो ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए भी है, पर अच्छा यही है कि आप समय रहते, जब आपके अंडे मजबूत हैं, जब आपके पास ज्यादा अंडे हैं, जब स्वस्थ अंडे हैं, तब आप आईवीएफ कराएं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर मोनिका आपसे है। क्या आईवीएफ से जन्म लेने वाले बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ नॉर्मल जन्म लेने वाले बच्चों से अलग होता है? बेसिकली हमें ये समझना है व्हाट इज आईवीएफ। आईवीएफ को अगर मैं विस्तार में बताऊं तो वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब हमारी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म मिलता है, उसे हम कहते हैं इन वीवो। और जब बॉडी के बाहर हम लैब में करते हैं तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो। मतलब काम क्या किया हमने लैब में? हमने सिर्फ एग और स्पर्म को मिला करके एम्ब्रियो बनाया, ह्यूमन एम्ब्रियो बनाया। वही ह्यूमन एम्ब्रियो जो बॉडी के अंदर बनना था किसी का, पर किसी वजह से, किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पा रहा है, वही हमने बाहर लैब में बनाया। एम्ब्रियो को हमने नीचे से यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। यूट्रस में ही बेबी ग्रो करता है, भले वो नॉर्मल प्रेगनेंसी आए या आईवीएफ के द्वारा आए। अब वो जो एम्ब्रियो है वो ह्यूमन एम्ब्रियो ग्रो करना है, वो वही बच्चा है जो ऐसे कुदरती होना था। तो एग्जैक्टली कोई फर्क है ही नहीं, बस फर्टिलाइजेशन की जगह में फर्क है। बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, बॉडी के बाहर हो रहा है। तो इसलिए आईवीएफ के बच्चे किसी भी तरीके से नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं।
ना IQ के लेवल पे, ना उनकी बनावट के लेवल पे, और ना ही उनके किसी बिहेवियर लेवल पे वो किसी भी तरीके से अलग होते, बिकॉज वो वही ह्यूमन एम्ब्रियो होते हैं जिसे बॉडी के अंदर बनना था, बट हमने बॉडी के बाहर बनाया है। बल्कि अगर देखा जाए सोशल सिनारियो को देखते हुए, तो जो IVF के द्वारा किए गए बच्चे होते हैं, उन पेरेंट्स को अपने बच्चे की बहुत महत्व पता होती है और उनकी अपब्रिंगिंग का वो ज्यादा ध्यान रखते हैं, और ऐसा भी कोई फर्क नहीं होता कि वो बच्चे कहीं से भी अलग लिखे गए होते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन हमें दूर करना होगा। IVF के बच्चे उतने ही अच्छे होते हैं, उतने ही नॉर्मल बच्चे जैसे होते हैं जैसे नॉर्मली सबके बच्चे होते हैं। डॉक्टर सुनीता, अगला सवाल आपसे है, क्या सभी IVF बच्चे डोनेट किए गए एग्स या स्पर्म से पैदा होते हैं? क्या आप इस गलतफहमी को दूर करने के लिए सच्चाई बता सकते हैं? ये बहुत ही ज्यादा आम धारणा है कि IVF में गैमेट्स यानी कि अंडे या स्पर्म बाहर से लिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हम 100% कोशिश यही करते हैं कि अंडे भी महिला से लिए जाएं और स्पर्म पुरुष के ही लिए जाएं, उनके हस्बैंड के लिए जाएं। लेकिन कभी कभी, जैसे मैंने बताया था अभी कि 40 से ऊपर है, जब आपके अंडे बिल्कुल ओवरीज में है ही नहीं, या किसी वजह से अंडों की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, उम्र कम है लेकिन अंडे नहीं है, ये तो हुआ लेडीज में। पर यदि पुरुषों में भी स्पर्म्स बहुत कम है तो बिल्कुल ठीक है, मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। बिल्कुल निल है तब भी एक बहुत बड़ी अच्छी सी चीज है जिसे कहते हैं टीजा, एक सी टीजा। आदमियों के टेस्टिकल से डायरेक्ट स्पर्म्स लेके उससे अंडे को निषेचित करते हैं और भ्रूण हमें हस्बैंड वाइफ दोनों के अपने जीन्स का ही मिलता है। तो दर्शकों, आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे IVF बच्चे डोनर एग या डोनर स्पर्म से नहीं होते हैं। ज्यादातर कोशिश यही होती है कि आपका अपना अंडा रहे और अपना स्पर्म रहे। वैसे मैं बता दूं कि जो लॉ है हमारा, उसमें IVF डोनर एग, हस्बैंड सीमेन, आपका अपना एग डोनर सीमेन, दोनों तरीके से हो सकता है। यदि एग भी अपना नहीं है और स्पर्म भी अपना नहीं है तो डोनर एग और डोनर स्पर्म दोनों लिया जा सकता है। डोनर एग, डोनर स्पर्म दोनों लेना बिल्कुल लीगल है। दोनों को बताकर, हस्बैंड वाइफ को बताकर, उनकी कंसेंट लेके ही आगे बढ़ा जाता है कि आपके अपने अंडे नहीं है तो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, या आपके स्पर्म्स नहीं है तो हमें बैंक से लेना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको बिना बताए अंडा या स्पर्म बाहर से ले लिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि सारे कपल्स को डोनर एग या डोनर स्पर्म्स की जरूरत पड़ती है, पर यह भी सच है कि जिनको जरूरत पड़ती है उनको बाहर से लेना पड़ता है। डॉक्टर मोनिका, क्या भारत में अनमैरिड या सिंगल लोग IVF करवा सकते हैं या फिर IVF ट्रीटमेंट के लिए मैरिड होना जरूरी है? ये सवाल भी सोशली बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। इंडिया का जो ART लॉ है, जिसके लिए जो हम सबको फॉलो करना है, वो ART लॉ इस मामले में मेल और फीमेल के लिए अलग है। अब फीमेल में अगर एक सिंगल अनमैरिड वुमेन है, वो बस उसकी एज 21 से ज्यादा और 50 से कम होनी चाहिए। सिंगल डाइवोर्सी वुमेन है वो, सिंगल विडोड वुमेन है वो, ये तीनों IVF की मदद ले सकते हैं। ART लॉ हमें फॉलो करना होता है। ये वुमेन के लिए फ्रेंडली है, वुमेन को देखते हुए बना है कि हाँ, अगर सिंगल वुमेन है, विडोड है, अनमैरिड है और वो डाइवोर्सी है तो ये मां बन सकती है, बट इट डजंट अप्लाई फॉर मेल कैंडिडेट। ये है हमारा जो ART लॉ कहता है। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर सुनीता आपसे है, क्या सक्सेसफुल प्रेगनेंसी करने के लिए ज्यादातर महिलाओं को IVF के एक से अधिक दौर की जरूरत होती है? सबको मल्टीपल साइकिल्स की जरूरत नहीं होती है। ऑल्दो जो हमारी बड़ी संस्था है ASRM, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, उन्होंने कहा है कि 35 साल से नीचे की महिलाएं 6 साइकिल तक IVF करा सकती है। तो लोग मल्टीपल साइकिल्स कराते हैं क्योंकि जिसको बच्चा चाहिए वो फेल होता है तो उसे बार बार कराना होता है। लेकिन कितनी साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि उम्र कितनी है,
क्वालिटी ऑफ एग कैसा है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स कैसा है, क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो कैसा है। इसके अलावा ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन की क्या प्रोटोकॉल दी गई है, इसके अलावा ट्रांसफर कैसा हुआ, उस समय ट्रांसफर के समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एम्ब्रियो सब कुछ अच्छा था पर एम्ब्रियो ट्रांसफर ठीक से नहीं हो पाया। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, सब कुछ अच्छा था, एग भी अच्छा था, स्पर्म भी अच्छा था, एम्ब्रियो भी अच्छा बना, ट्रांसफर भी अच्छा हुआ, पर जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग थी, जो रिसेप्टिविटी थी वो अच्छी नहीं थी। क्योंकि देखिए किसी भी चीज को, बीज को बढ़ने के लिए बीज भी अच्छा चाहिए और उसकी खाद भी अच्छी होनी चाहिए, उसका तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो यदि हमने बहुत अच्छा एम्ब्रियो डाला और यदि यूट्रस की लाइनिंग अच्छी नहीं है, दैट इज नॉट रेडी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द एम्ब्रियो, तो तब भी प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो साइकिल्स एक या मल्टीपल होंगी, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि एक साइकिल में प्रेगनेंसी आएगी या मल्टीपल में आएगी। हाँ, ये देखा गया है कि यदि पहली साइकिल का सक्सेस रेट 60 से 70% है तो दूसरी साइकिल का 80% है और तीसरी का होते होते 90% प्लस हो जाता है। पर यह भी मुझे बताना है दर्शकों को कि बहुत सारे पेशेंट्स इसमें से ऐसे भी हैं जो मल्टीपल साइकिल्स के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ एक एब्सोल्यूट फैक्टर जरूर होता है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट ऐसी है जिसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक है और फिर भी मल्टीपल साइकिल्स फेल हुए हैं। दर्शकों, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि हर फिजिशियन, हर चिकित्सक ये कोशिश करता है कि आप पहली साइकिल में ही सफल हो जाएं, आपको पहली साइकिल में प्रेगनेंसी आए और आप बच्चा घर लेकर जाएं। पर जरूरत है तो इस बात की कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, एक सा ट्रीटमेंट, एक चीज सब में फिट नहीं होती है। जरूरत है तो एक सही ज्ञान की, नॉलेज की, सपोर्ट सिस्टम की, सही डॉक्टर की और सही सेंटर चूज करने की। उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए। आप स्ट्रेस फ्री होंगे यदि आप एक बार बहुत अच्छे मन से बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके डॉक्टर से मिलते हैं, इलाज शुरू करते हैं, सारी समस्या समझते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी पहली ही साइकिल में आएगी। यदि वेट ज्यादा है तो थोड़ा उसको कम करने की कोशिश करिए, कम है तो थोड़ा बढ़ाइए, फैमिली का स्ट्रेस है उसको कम करिए, ऑफिस का स्ट्रेस है उसको कम करिए, हस्बैंड वाइफ का आपस में स्ट्रेस है उसको कम करिए। तुम्हारी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, तुम्हारी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, ये कहना बंद करिए। तो साइकिल्स कितनी होंगी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और दोस्तों कोशिश बिल्कुल यही होगी कि पहली साइकिल में आपको बच्चा मिले। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आईवीएफ से जुड़े कई मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में हमारे डॉक्टर्स ने काफी डिटेल्स में समझाया। उम्मीद है दर्शकों को हमारे ये शो देखने के बाद आईवीएफ के बारे में कई जानकारियां मिली होंगी। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।